क्या आप गेस कर सकते हैं लास्ट ईयर इंडिया ने कितना साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को फेस किया है और होम मिनिस्ट्री ने पर डे कितना ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक किया है? चलिए जानते हैं आज की इस क्लास में। वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आज है 28 मार्च और आज हमारे क्लास में टोटल में 13 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। मैंने कल यानी कि 27 मार्च को क्लास नहीं ली थी, तो कल का न्यूज भी आज की ही क्लास में ऐड कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ही पहला न्यूज से। आज का पहला न्यूज है वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर पीएम के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। इस मीटिंग के कुछ दिन पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग किया गया था, मतलब इंडिया के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सभी पार्टी को मिलाकर एक मीटिंग किया गया था और उस मीटिंग को चेयर किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ होम मिनिस्टर अमित शाह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और भी कुछ सीनियर मिनिस्टर ने इस मीटिंग को अटेंड किया था। इस मीटिंग में वेस्ट एशिया क्राइसिस का डेवलपमेंट, इंडिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट और इसका रेजोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है होम मिनिस्ट्री के द्वारा ऑनलाइन कंटेंट टेक डाउन को लेकर। ऑनलाइन कंटेंट टेक डाउन को लेकर होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया था जिसमें बताया जा रहा है 2024-25 के बीच में पर डे ऑन एन एवरेज 290 ऑनलाइन कंटेंट टेक डाउन का ऑर्डर इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। मार्च 2024 में होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक एजेंसी बनाया गया था जिसका नाम था I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसका मेन काम था सेक्शन 79(3)(b) ऑफ IT एक्ट 2000 इस्तेमाल कर ऑनलाइन कंटेंट को टेक डाउन करना। इसी सेक्शन 79(3)(b) ऑफ IT एक्ट इस्तेमाल कर 2025 मार्च तक में टोटल 1,11,185 सस्पिशियस ऑनलाइन कंटेंट को गवर्नमेंट के द्वारा टेक डाउन किया गया था या फिर ब्लॉक किया गया था। सेक्शन 79(1) ऑफ IT एक्ट 2000 ये एक शील्ड के रूप में काम करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए। मतलब अगर कोई भी यूजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई ऐसा कंटेंट डाले जो अनलॉफुल है तो वो कंटेंट का लीगल लायबिलिटी यूजर रहेगा, ना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसी IT एक्ट 2000 का एक और सेक्शन है सेक्शन 79(3)(b। इसमें बताया गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो शील्ड प्रोवाइड किया गया है 79(1) से, वो शील्ड खत्म हो जाएगा अगर गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन कंटेंट टेक डाउन करने का नोटिस जारी किया हो और प्लेटफॉर्म उस नोटिस से कंप्लाई ना करते हुए कंटेंट को टेक डाउन ना करे। इन सिंपल सेक्शन 79(3)(b ऑफ IT एक्ट 2000 यूज कर गवर्नमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म को भी लीगलिटी के बाउंड में ला सकती है किसी भी अनलॉफुल कंटेंट पोस्ट होने पे और उसका टेक डाउन ना होने पे। साइबर सिक्योरिटी केसेस को लेकर भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लोकसभा में एक डाटा रिलीज किया गया है जिसमें बताया जा रहा है इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी का इंसिडेंस है वो 5 सालों में बढ़ता जा रहा है और ये डाटा को निकाला गया है या फिर ट्रैक किया गया है CERT इंडिया के द्वारा, मतलब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के द्वारा। इंडिया का साइबर थ्रेट को लेकर जितना भी रिस्पॉन्स किया जाता है वो इसी एजेंसी के द्वारा किया जाता है। इसी CERT इंडिया के द्वारा रिलीज किए गए डाटा में बताया जा रहा है 2025 में इंडिया में टोटल 29.44 लाख साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स देखने को मिला है, जबकि 2024 में ये नंबर था 20.41 लाख, जिसमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर इंसिडेंट देखने को मिला है नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली में और ये सेक्शन 70(b) ऑफ IT एक्ट 2000 को इस्तेमाल कर अपना काम करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज एक बिल को लेकर है। बिल का नाम है जन विश्वा बिल। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जितिन प्रसाद के द्वारा। इस बिल का मेन मोटिव है माइनर ऑफेंस को डिक्रिमिनलाइज करना और साथ ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना। टोटल 784 प्रोविजन को अमेंड करने का प्रपोजल दिया गया है, जिनमें से 717 प्रोपोजल डिक्रिमिनलाइज रिलेटेड है और 67 प्रोविजन ईज ऑफ लिविंग को फैसिलिटेट या फिर इंक्रीज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट को लेकर। इस जजमेंट में बताया गया है अगर कोई मैरिड मैन किसी और वोमेन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है उनके कंसेंट के साथ, तो इसे क्राइम नहीं माना जाएगा। सपोज ये एक मैन है और ये वोमेन, ये दोनों मैरिड है और ये तीसरी वोमेन जिसके साथ ये मैन लिविंग रिलेशनशिप में रहता है इसके कंसेंट के साथ, तो इसे क्राइम नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव को लेकर है। एक 3 जज बेंच जिसको हेड किया गया था चीफ जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा एक डायरेक्टिव जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को। जितने भी माइनर रेप सर्वाइवर रहते हैं उनका नाम, उनका पेरेंट्स का नाम, उनका आइडेंटिटी मार्क
और यहाँ तक कि उनका स्कूल का रिकॉर्ड भी डॉक्यूमेंट से हटा देने का। इसी के साथ साथ एक सेक्शन 228A ऑफ आईपीसी या फिर सेक्शन 72 ऑफ बीएनएस को मेंशन किए हैं। इसमें बताया गया है किसी भी माइनर रेप विक्टिम का आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी है और इसमें 2 साल का जेल भी हो सकता है। कोर्ट के द्वारा और भी बताया गया है ये जो आइडेंटिटी डिस्क्लोज किया जाता है ये क्लियर वायलेंस है 2018 का निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट का। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है विक्टिम जो ट्रॉमा सफर करते हैं वो सिर्फ पुलिस के द्वारा नहीं करते बल्कि कोर्ट रूम में जो लॉयर उनको डिफेमेटरी क्वेश्चन आस्क करते हैं उसके वजह से भी वो ट्रॉमा सफर करते हैं, जबकि जज एक म्यूट दर्शक की तरह बैठे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है पीएलएफएस का डाटा को लेकर। पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इसे निकाला जाता है स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें बताया जा रहा है 2025 में वर्किंग वुमेन्स का वेजेस तीनों कैटेगरी में ही फास्टर पेस में इंक्रीज हुआ है। ये 3 कैटेगरी कौन सा है? ये 3 कैटेगरी है सैलरीड जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल लेबर। इस डाटा के अनुसार 2025 में सैलरीड जॉब्स का वेजेस 7.2% से इंक्रीज हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का 8.8% से और कैजुअल लेबर का 5.5% से इंक्रीज हुआ है वुमेन्स के क्षेत्र में, जबकि मेंस के क्षेत्र में सैलरीड जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 5.8% और 8% से इंक्रीज हुआ है और कैजुअल लेबर में 0.2% से डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर डाटा में भी दिया हुआ है मेल का अर्निंग्स 2025 में सैलरीड मेल का 24,217, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 17,900 समथिंग एंड कैजुअल लेबर 455। नेक्स्ट मेल का ईयर ऑफ ग्रोथ जो सैलरीड का 5.8% से इंक्रीज हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का 8% से और कैजुअल लेवल का 2% से डिक्रीज हुआ है। फीमेल में सैलरीड वोमेन का 7.2% से इंक्रीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 8.8% से इंक्रीज और कैजुअल लेवल में 5.4% से इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर टोटल अर्निंग्स है 18,000, 6,000 और 315 रुपया। वोमेन्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वेजेस का इंक्रीज हुआ है या फिर ग्रोथ हुआ है, बट मेल के कंपेरिजन में अभी भी कम है। सैलरीड जॉब्स के मामले में 2025 में वोमेन्स ने मेल के कंपेरेटिव में सिर्फ 76% अर्न किए हैं। कैजुअल लेबर में 69% जो 2024 में 66% था और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ओनली 36%। वोमेन्स का प्रोपोर्शन इन सैलरीड जॉब में 18.2% है जो 2024 में 16.6% था। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन हुआ है, 2024 में 66.5% था, वो डिक्लाइन होकर 64.2% हो गया है और कैजुअल लेबर में 16.9% से इंक्रीज होकर 17.6% हो गया है। ऑल इंडिया लेवल पे सैलरीड जॉब का प्रोपोर्शन इंक्रीज हुआ है, 2024 में वो 22.4% था, इंक्रीज होकर 23.6% हुआ है। इसी डाटा के अनुसार बताया जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हो रहा है और डिक्लाइन होकर 2.4% हो गया है 2025 में। 2024 में ये 2.5% था। ये रूरल अनएम्प्लॉयमेंट था और अर्बन में 4.8% हो गया है 5% से कम कर। यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हो रहा है, 2025 में यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 9.9%, लास्ट ईयर था 10.3% और फीमेल यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रहा है, लास्ट ईयर था 11.1%, इंक्रीज होकर 11.3% हो गया है। इसी मोस्पी के द्वारा अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर ऑफ एंटरप्राइजेस का एनुअल सर्वे भी निकाला जाता है जिसमें बताया गया है इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर में जो पे है वो 3.9% से इंक्रीज हुआ है, जबकि जो एस्टेब्लिशमेंट है मतलब जो इंस्टीट्यूशन वेजेस प्रोवाइड करती है उसका ग्रोथ में रिडक्शन देखने को मिला है। मतलब 23-24 में जो एस्टेब्लिशमेंट का ग्रोथ हुआ था वो हुआ था 83.5 लाख, बट 24-25 में उसका ग्रोथ हुआ है 58.5 लाख। ग्रोथ हुआ है बट ग्रोथ का नंबर डिक्रीज हो गया है और नंबर ऑफ टोटल एस्टैब्लिशमेंट 7.92 करोड़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है ईरान के ऊपर फ्रांस और G7 कंट्रीज के द्वारा किए गए एक मीटिंग को लेकर जिसपे इंडिया को भी इन्वाइट किया गया था। इंडिया की तरफ से इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इस मीटिंग के लिए फ्रांस विजिट किए हैं। वहां पर वो अपने काउंटर पार्ट जीन नोएल बैरोट के साथ मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सिक्योरिटी को लेकर डिस्कस किए हैं। साथ ही में G7 सेशन में उन्होंने ग्लोबल साउथ का एनर्जी चैलेंजेस, फर्टिलाइजर सप्लाई, फूड सिक्योरिटी, यूएनएससी रिफॉर्म्स ये सब के मामले में भी डिस्कस किए हैं। G7 का मीटिंग जो इस साल फ्रांस में होने वाला है, इस मीटिंग में पीएम मोदी भी फ्रांस विजिट करने वाले हैं। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है बट फ्रांस पार्टनर कंट्री के रूप में इंडिया को इन्वाइट किया है। इंडिया के साथ साथ सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, ब्राजील और यूक्रेन को भी फ्रांस के द्वारा पार्टनर कंट्री के रूप में इन्वाइट किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे।
नेक्स्ट न्यूज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का एक स्टेटमेंट को लेकर। इन्होंने मेंशन किए हैं इंडिया और इंडिया के साथ 4 फ्रेंडली रिलेशन जैसे कि चाइना, रसिया, इराक और पाकिस्तान का शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास करने के लिए अलाउ किया गया है। इंडिया का अभी तक 4 वेसल को अलाउ किया गया है, जग बसंत, फाइन गैस, शिवालिक और नंदा देवी। ईरान का 2 शिप आइरिस लबाना और आइरिस बुसेर ये इंडिया के मिलान एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने इंडिया आया था और अभी इंडिया के कोची में और श्रीलंका के त्रिकोमाले पोर्ट में डॉक्ड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है नागालैंड को लेकर। नागालैंड के डेप्यूटी सीएम यंगथुगो पट्टो के द्वारा एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है टू सेट अप एफएनटीए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नागालैंड के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसी एफएनटीए को सेटअप करने के लिए सीएम के द्वारा 100 करोड़ अनाउंस किया गया है। इसी साल के फरवरी में एक एमओयू साइन किया गया था इंडियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि नागालैंड गवर्नमेंट और ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन ईएनपीओ के बीच में, जिसके माध्यम से एफएनटीए फॉर्मेशन का वे फॉरवर्ड निकल आया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस को लेकर है। 2026 में ये इनॉग्रल सेशन है, मतलब 2026 में ही इसे स्टार्ट किया जा रहा है। ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस होने वाला है और हैदराबाद में होस्ट किया जाएगा और इसका एम है तेलंगाना को बुद्धिस्ट हेरिटेज डिप्लोमेसी एंड पीस बिल्डिंग के लिए आगे लेके आना या फिर पोजीशन करना। इस समिट का थीम है बुद्धिस्ट अप्रोचेस टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रिकॉन्सिलिएशन एंड हीलिंग और इसे कंडक्ट किया जा रहा है या फिर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बुद्धा भवनम प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज जर्नलिज्म के ऊपर एक अवार्ड को लेकर है। अवार्ड का नाम है रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड फॉर 2024 और ये है 20th एडिशन। इस सेरेमनी को हेल्ड किया गया था न्यू दिल्ली में और इस सेरेमनी में चीफ गेस्ट थे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। इस अवार्ड को 18 कैटेगरी में दिया जाता है, जिनमें से कुछ कैटेगरी है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, फीचर राइटिंग, बुक्स, स्पोर्ट्स एंड रीजनल लैंग्वेज जर्नलिज्म और इस साल 25 रेसिपिएंट को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज इंडिया का डिफेंस रिलेटेड है। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे इंडिया रसिया से परचेस करता है। 2018 में इंडिया और रसिया के बीच में $5.43 बिलियन का डील किया गया था, जिसके माध्यम से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रसिया इंडिया को प्रोवाइड करेगा, जिनमें से 3 एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया में आ चुका है और 2 आने वाला है। इसी 3 में से फर्स्ट स्क्वाड्रन अधमपुर एयरफोर्स स्टेशन पंजाब में डिप्लॉयड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है यूएस बुक क्रिटिक्स अवार्ड को लेकर। ये अवार्ड दिया गया है हांगकांग राइटर के एक नोवेल जिसका नाम है वी डू नॉट पार्ट और अरुंधति रॉय के एक मेमोइड मदर मेरी कम्स टू मी को। इसी के साथ हमारा आज का सारा न्यूज कवर हो गया। इसी न्यूज के बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वेश्चन। इसे सॉल्व करने का कोशिश करना। इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब 26 को मैंने जो 3 क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का जो क्लाइमेट रिलेटेड अनाउंसमेंट किया गया है उसी को लेकर। फर्स्ट 47% रिडक्शन इन एमिशन ऑफ इस जीडीपी बाय 2035 जिसका बेस ईयर 2005, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन अचीविंग 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, ये भी सही है। थर्ड इंक्रीजिंग कार्बन सिंक कैपेसिटी टू 3.5 to 4 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, ये भी सही है। इसका आंसर सी, ऑल 3 तीनों सही है। देख लेते हैं एक बार। 40% कार्बन रिडक्शन 2035 और इसका बेसलाइन 2005, ये भी सही है। सेकेंड 60% नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बाय 2035, ये भी सही है। और कार्बन एब्जॉर्ब कैपेसिटी टू 3.5 to 4 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट, ये भी सही है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन उड़ान 2.0 स्कीम को लेकर। ये स्कीम को 10 साल के लिए अप्रूव किया गया है, ये सही है। 200 हेलीपैड, मॉडर्न हेलीपैड को डेवलप किया जाएगा, ये भी सही है। और इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर किया गया है, तो ये गलत है।
इसका आंसर ए 1 एंड 2 ओनली। इसे भी देख लेते हैं एक बार। ये रहा 10 साल के लिए निकाला गया है, 200 मॉडर्न हेलीपैड डेवलप किया जाएगा और इसे निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर से। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को लेकर। इंडिया स्टैंड ऑप्शन 1, इंडिया स्टैंड फोर्थ ग्लोबली, ये सही है। सेकेंड, इंजीनियरिंग मिनरल्स एंड माइनिंग कैटेगरी में आईआईटी खड़गपुर टॉप 25 में है, ये भी सही है। ऑप्शन 3, जेएनयू हाईएस्ट रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट आर्ट्स और ह्यूमैनिटी में, जो टॉप 100 में आता है। नहीं, टॉप 100 में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आता और टॉप में है दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका भी आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।